हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल परिश्रम बैच के माय डियर परिश्रमियों। ललुलाल स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर परिश्रम 2026 के बैच में। आज बारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 6 की। जी हां, आज है लेक्चर नंबर 6। यस, गुड आफ्टरनून। आज गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे, आज हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे। राधे राधे। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मैं स्वीकार करता हूं और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा सा समय कम है। एक तो भाई कल आपकी क्लास कैंसिल हुई, तो ये कोई एक्स्ट्रा लेक्चर मत समझना। इसको लिखा हुआ आ रहा होगा वहां एक्स्ट्रा लेक्चर, लेकिन ये कई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है। ये पिछली क्लास में जो आपका कैंसिल हुआ था ना, उसका कंपनसेटरी लेक्चर है। इसको एक्स्ट्रा मत समझना, ये आपका एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपके कोर्स का लेक्चर है। नॉर्मल शेड्यूल का लेक्चर है ये, समझ गए ना। एक्स्ट्रा मत समझना इसको। हाँ, कई एक्स्ट्रा समझने बैठो इसको। चलो आज हम क्या देखने वाले हैं। हाँ भाई, आज हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच का टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा बीच का लगता है क्योंकि इससे पहले वाला टॉपिक बहुत अलग है, इसके बाद वाला टॉपिक बहुत अलग है, लेकिन ये चैप्टर ये जो टॉपिक है आज का, वो कड़ी बनता है दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो आज हम कुछ कुछ पोटेंशियल की बातें भी करेंगे और कुछ कुछ कैपेसिटेंस के बेसिक्स भी जानेंगे। यानी आज हम लोग कंडक्टर्स तो देखेंगे, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कंडक्टर्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में हम लोग कैपेसिटेंस को स्टार्ट कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कैपेसिटेंस आज पूरा हो जाएगा, मजाक कर रहे हो क्या। कैपेसिटेंस को भी 2 लेक्चर और लगेंगे, अभी 2 लेक्चर और लगने कैपेसिटेंस को। ठीक है, ये तो कैपेसिटेंस की शुरुआत देख लेंगे, मीनिंग जान लेंगे क्या होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी सारी फायर इमोजी भेज करके और गुड आफ्टरनून वाले जो मैसेजेस हैं भेज करके। जी बहुत सुंदर आफ्टरनून हो रखी है, घनी गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए चालू करते हैं अब। चटिया बाद में लेंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लो भाई, ठीक है। हां, चालू करते हैं। देखो यार, ऐसा है, कोई टीचर क्या करता है, अब एनसीईआरटी के फ्लो के बारे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई टीचर क्या करता है, कंडक्टर्स के साथ ही में डाई इलेक्ट्रिक्स भी बताता है आपको, यानी इंसुलेटर्स भी बताता है। लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है ना मेरी ना किसी और टीचर की, टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है। तो मेरा स्टाइल है कि मैं कंडक्टर्स को अलग से पढ़ाता हूं, क्योंकि अभी कंडक्टर्स का यूज आएगा, फिर जब इंसुलेटर्स का यूज आएगा कैपेसिटर के अंदर, तब हम इंसुलेटर्स को समझेंगे, तब हम इंसुलेटर्स की चीजें पढ़ेंगे, अभी केवल कंडक्टर्स की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। कोई टीचर क्या करता है, कंडक्टर पढ़ाएगा साथ के साथ इंसुलेटर भी पढ़ा देता है। ठीक है ना, लेकिन वो इंसुलेटर होता बहुत बाद में यूज है, वो तब यूज होगा जब आप कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटर को ऐड करोगे, वो सब कहानी बाद की है। ठीक है ना, तो अभी की वो बातें नहीं है, अभी हम सिर्फ कंडक्टर देखेंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखेंगे और कैपेसिटेंस को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे 1.5 ही घंटा मिला है और वो 1.5 घंटे के तुरंत बाद आपकी इंग्लिश की क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितना भी टाइम मेरे पास है मैं यूटिलाइज करूंगा। तब तक के लिए चैट को अपन बंद रखते हैं और क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, चलें फिर। चलो सबसे पहले हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ये होमवर्क मैंने आप लोग को दिया था घर से करने के लिए, पोल लगा सकता था मैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूं इसको फटाफट से। आप अपना आंसर टैली कर लीजिए जरूर। ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजी सवाल था ये, सीयूईटी लेवल का सवाल है ये। ठीक है ना। कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन तक लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा आपको। मुझे बताओ स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, डायपोल की स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है। सर स्टेबल पोजीशन होती है जब हमने डायपोल को ऐसे रखा होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही हो, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही हो और डायपोल मोमेंट भी कैसी हो, इसी तरफ को हो, है ना, इसी तरफ की डायपोल मोमेंट हो, तब हम बोलते हैं कि भाई ये स्टेबल है। कह रहा है इसको स्टेबल से उठा के अनस्टेबल पे लेके जाना है, मतलब पूरा घुमा देना ऐसे 180 डिग्री, हाँ या ना, पूरा घुमा देना इसको 180 डिग्री, ऐसे लेके जाना इसको ऐसे। तो बताइए करने में कितना वर्क डन लगेगा। बहुत आसान है, बहुत इजी। हमने बात करी थी कि भाई जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, यस और नो। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा आपने यहां पर, जो डे 1 पर सीखा था वही कॉन्सेप्ट बार बार लगवा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया जानना भी नहीं है आपको, वही डे 1 के कॉन्सेप्ट ही देखो अभी तक डे 6 तक यूज कर रहे हैं हम, आज 6ठा लेक्चर है, वही चीजें वापस से यूज हो रही हैं, वो होगा ही, आप आगे भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही रहता है। हाँ जी, तो डेल्टा यू का मतलब होता है भाई साहब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, क्या होगी भाई, माइनस पी डॉट ई होता है ना।
दोनों में एंगल क्या है बेटा? कर देता हूं फटाफट से सॉल्व इसको, है ना, आपको आता है करना। ये आ गया यूआई इनिशियल, मतलब अब फाइनल निकालता हूं। अब फाइनल निकालता हूं। cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पी आ गया। दिस इज यू फाइनल। ये सब चीजें आपको करनी पहले से आती है। इनिशियल है माइनस पी, फाइनल है पी, पुट कर दो, आ जाओ। पीई माइनस ऑफ माइनस पीई विच बिकम्स पीई प्लस पीई हो जाएगा 2PE। 2PE, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बहुत आसान था। आप चाहे तो वो बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पहले वाला एंगल माइनस बाद वाला एंगल, कॉस के जो वो थे फॉर्मूले, उससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो आप। मेरे को ये तरीका ज्यादा सही लगता है। वो वाला छोटा तरीका है मुझे पता है, लेकिन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाओ भाई, ये आपका अपना कंफर्ट है। इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर पाता हूं, है ना। टीचर को एक चुल होती है, टीचर को एक आदत होती है कि वो एक्सप्लेन करना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है दुनिया को कि उसके अंदर क्या चल रहा है ना। तो इसीलिए मैं इस तरीके से करता हूं, नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं है, उससे तो बहुत आसानी से आ सकता है। चलिए आते कंडक्टर्स पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स। एक ही होमवर्क दिया था मैंने आपको, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स। ठीक है ना। अब कंडक्टर के बारे में भाई कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं। कंडक्टर के बारे में बातें आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ी थी, पन्ने पलट के देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कंडक्टर में क्या होती हैं, बाहर कैसी होती हैं, ये सब बातें आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी। आपको लगेगा सर आप तो रिपीट कर रहे हो, हां तो मैं मान लो रिपीट ही कर रहा हूं। मैंने उस टाइम उसके बेसिक्स आपको पहले क्लियर कर दिए थे, ताकि चैप्टर 2 के अंदर आप जब भारी भरकम चीजें पढ़ो तो ये आपको लगे यार ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इससे पहले भारी भरकम चीजें आप पढ़ चुके, आप पोटेंशियल पढ़ चुके, आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके। ये 11 से जुड़ता है, तो बच्चे को थोड़ा सा हैवी लगता है टॉपिक, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है टॉपिक समझने में, बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 11th में 11th कह रहा हूं, अगर मैं चैप्टर 1 में ही थोड़ी सी चीजें पहले से बता दी, जो कि मैं बता चुका हूं, और वो दोबारा यहां पर आएंगी ना, आपको लगेगा सर ये तो चीजें आप पहले से बता चुके, ये तो आता है हमें, है ना। तो इसलिए ये आज का लेक्चर आपको आसान लगेगा, आज का लेक्चर आपको हल्का लगेगा, आज का लेक्चर आपको उतना हैवी नहीं लगेगा जितने बाकी लेक्चर लगते हैं। ठीक है ना। चले चालू करें। चलो सबसे पहले कंडक्टर्स पर आते हैं। आप कंडक्टर के बारे में क्या जानते हो? हाँ, वो टिकट काटता है बस की, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, एकदम सही कह रहे हो आप। लेकिन हम उस कंडक्टर की बात नहीं कर रहे। कंडक्टर वो होता है जो सब्सटेंस को अलाउ, वो सब्सटेंसेस जो फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस को अपने थ्रू अलाउ कर देते हैं, अपने थ्रू चार्जेस अलाउ कर देते हैं, जिनके अंदर चार्जेस मूव करते रहते हैं फ्रीली, कोई टेंशन नहीं चार्जेस को, कोई टेंशन नहीं कि भाई अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं, फ्री मूवमेंट होती है। और कहां तक फ्री मूवमेंट होती है? सरफेस तक। सरफेस को छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, फिर तो एयर आ गई ना। अरे भाई मान लीजिए कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर के आसपास क्या है? हवा, एयर। तो चार्ज छोड़ के हवा में थोड़ी बह जाएंगे, उतनी भयानक बातें नहीं कर रहे भाई हम के चार्ज कंडक्टर छोड़ के हवा में बह गए, नहीं। कहां तक बह सकते हैं? बहते बहते कहां तक जा सकते हैं? सरफेस तक। याद रखना, याद रखना, ये जो पकड़ा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, पकड़ लो इसको, और ये काम आएगा आपको आगे। भगते भगते चार्ज कहां तक दौड़ेगा? सरफेस तक दौड़ेगा। उसके आगे दौड़ सकता है क्या? नहीं, मारा जाएगा। उसके आगे तो मारा जाएगा, उसके आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि एयर तो इंसुलेटर है, एयर तो इंसुलेटर है, एयर तो डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर एक ही बात होती है। मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोल रहा, मैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा, मैं डाई इलेक्ट्रिक फिनोमिना नहीं बोल रहा, मैं डाई इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर होता है। आगे जाकर के पढ़ेंगे उसको, जब उसकी बारी आएगी तब। कोई कोई टीचर इसके साथ ही पढ़ाता है उसको, ठीक है, अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं कंडक्टर पहले पढ़ाता हूं, फिर कंडक्टर का यूज आपको कैपेसिटेंस में होते हुए दिखाऊंगा, फिर कैपेसिटेंस के अंदर जब हम इंसुलेटर डालेंगे ना, उससे पहले मैं आपको डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, और सबका अपना अपना तरीका होता है। आपको जहां से जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर लक्ष्य बैच के हैं, ठीक है ना, तो वो कंपेयर करते हैं, उनके लिए मैं खास ये बात बोल रहा हूं, बेटा आपने लक्ष्य लिया है तो लक्ष्य फॉलो करो पूरे तरीके से। यहां उन बच्चों को रहने दो जो सोली परिश्रम के हैं, जो सोली कभी उदय में थे और ये सोच करके वो परिश्रम में आए हैं कि ठीक है भाई ये मास्टर से अपने को समझ में आता, हम इसी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी जिनको जहां से समझ में आता वहां से पढ़ सकते हैं, मुझे 1% दिक्कत नहीं है। बस कंपेयर ना करें, क्योंकि आपके लिए ही डिलेमा है वो, ना मेरे लिए और ना ही लक्ष्य के टीचर्स के लिए। हमारे लिए कोई असमंजस नहीं, हमें पता है, हम क्लियर है अपने माइंड में हमने क्या पढ़ाना है। आप अनक्लियर रहोगे सारी जिंदगी, जिंदगी मतलब सारा साल जिंदगी तो बहुत बड़ी है, आप सारा साल अनक्लियर रहोगे अगर दो जगह पैर फंसा के रखोगे तो।
बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर ऐसा है वैसा है, ये कर ले, वो चीज वहां से कर ले, ये चीज यहां से नहीं समझ में आ रही है, वो चीज परिश्रम से कर ले। भाई आपकी इच्छा है, आपको, आपके पास चॉइस है, आप कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस आप ये चीज कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है। टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का, टीचर की सोच अलग होती है पढ़ाने की। टीचर जो खुद किसी टीचर से पढ़ा है, उसने उससे क्या पढ़ा है, फिर उसने क्या सीखा है अपनी जर्नी के दौरान, वो सब चीजें मैटर करती है। एक्सपीरियंस मैटर करता है टीचर का कि वो किस तरीके से फ्लो बनाएगा अपने लेक्चर का। और कुछ टीचर नया फ्लो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई पुराने ढर्रे पे ही चलते आ रहे, ऐसा नहीं है। कुछ टीचर साल दर साल अपना फ्लो चेंज भी करते हैं। तो ये टीचर टू टीचर वेरी करता है, जिससे समझ में आता है, जिससे आपकी वाइब मैच होती है, उससे पढ़ो, बात खत्म। आओ बात करते हैं हम लोग कि ये कंडक्टर है कोई, है ना, इमेजिन करना ये कोई कंडक्टर है, अंदर से भी भरा हुआ, ठोस कंडक्टर है, अंदर से भी है, अंदर से भी ठोस है। ये मैं समझना हॉलो है, हॉलो का फिर कोई मजा नहीं है, ठोस मानना, ठोस, अंदर माल भरा हुआ है इसके भी, ठीक है ना। अंदर ये पूरा मेटल का है, इमेजिन कर लीजिए पूरा कंडक्टर मानोगे तो मेटल। एग्जांपल दे दूं क्या, सिल्वर है ना, और क्या गोल्ड, और क्या कॉपर है ना, और क्या आयरन, और क्या एल्युमिनियम एटसेट्रा, है ना। तो ऐसा ही मानना कि अंदर से भी ठोस है, भरा हुआ है, ठीक। अब मैंने यहां पर दो कंडीशंस दिखाई हैं, ध्यान से देखिएगा, दो कंडीशंस। पहली, आपने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है, उस केस में चार्जेस का क्या होगा। जो इसके अंदर चार्जेस हैं या एक्सेस चार्जेस है, जैसा मर्जी बोल लो भाई, चार्जेस तो सब में है, चार्जेस तो सब में है, लेकिन खेल किन का होता है, खेल होता है एक्सेस चार्ज का। एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, घूम फिरने वाला चार्ज कितना है, समझ पा रहे हो ना। तो यहां पर जो एक्सेस चार्ज है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो, और जब होती है तो क्या असर पड़ता है। तो ये दो कंडीशन मैंने बना के दी है, ये है विदाउट ई एक्सटर्नल और ये है अप्लाइड ई एक्सटर्नल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाएगी तो, ठीक है ना। अभी आपको दिखाऊंगा लगा के, अभी नहीं लगाइए, अभी नहीं लगाइए, और नहीं लगाइए तो फिर कैसा मोशन होगा बताओ। अगर नहीं लगाइए तो चार्जेस के साथ क्या होगा बताओ। तो चार्जेस क्या करेंगे, मान लो ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये बेचारा ऐसे 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 रैंडम मोशन करेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे 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 रैंडम मोशन करेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज और है तो ऐसे 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 रैंडम। कोई नेगेटिव चार्ज तो ऐसे 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 रैंडम मोशन करेगा। तो यानी होता क्या है, रैंडम मोशन होता है। मोटी बात, नो बकवास। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी होती है तो चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन ऑफ चार्जेस। समझ गए बात को। ब्राउनियन मूवमेंट सुनी है आपने, रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढी थी, जो 9th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने, 9वीं क्लास का पहला चैप्टर साइंस का, चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसके अंदर आपको पहली बार पढ़ाया गया था ब्राउनियन मोशन क्या होता है। पोलन ग्रेन्स डाले थे पानी पर और वो टक 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 ऐसे घूम रहे थे, है ना, इस तरीके से। वो माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, वो रैंडम मोशन करते। तो रैंडम मोशन करते हैं चार्जेस भी, ठीक है ना। क्यों करते हैं सवाल उठ रहा, क्यों करते हैं। तो भाई थर्मल मोशन है, ये टेम्परेचर की वजह से होता है। भाई कोई चीज कुछ तो गर्म है ना, अब आप कितना भी ठंडा कर लो लेकिन कुछ तो टेम्परेचर होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर। तो रैंडम मोशन करते हैं, थर्मल मोशन बोल सकते हो आप इसको। रैंडम थर्मल मोशन करते हैं चार्जेस, रैंडम थर्मल मोशन करते हैं चार्जेस, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो गर्मी लगी रही है उनको, चाहे 1 डिग्री वाली गर्मी लगे चाहे 2 डिग्री वाली। सर हमें तो 1 डिग्री पे ठंड लगती है, हम तो सर जम जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, तुम बड़े हो, तुम चौड़े हो, लंबे चौड़े हो, तुम्हें ठंड लगती है 1 डिग्री पर। लेकिन किसी पार्टिकल, बेचारे छुटकू से पार्टिकल के लिए हो सकता है वो ठंड हो सकता है वही गर्मी हो। समझ गए ना भाई। भाई तुम्हें गर्मी लगती है 37 डिग्री के ऊपर, जब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर सराउंडिंग का हो जाता है, तुम्हें लगता है गर्मी लग रही है यार, पसीना आ रहा है यार, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया यार, 44 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया। वो कब फील होता है, जब हमें हमारी बॉडी से ज्यादा सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। समझ रहे हो ना। तो उस छुटकू से पार्टिकल के लिए, छुटकू से चार्ज के लिए तो यार 1 डिग्री भी बहुत है गर्म करवाने के लिए, समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बस ये नॉर्मल जनरल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, किस पे, कंडक्टर पे। बाहर से लाए हो इलेक्ट्रिक फील्ड, चालाक बन रहे हो, बहुत बहुत चालाक बन रहे हो, बाहर से लाए हो, सोचते हो कि क्या होगा, सोचते हो कि क्या होगा, बताते हैं देखो क्या होगा। ये आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये आपने बाहर से क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पे चढ़ दौड़ेंगे, एकदम मेरी गुद्दी पकड़ लेंगे, कॉलर से पकड़ लेंगे, बोलेंगे भाई मास्टर तू पहले ये बता, तू तो यूं कह रहा था
कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना, तो तू कैसे दिखा रहा है अंदर? मैं कहूंगा बेटा एक मिनट, छोड़ तो सही बेटा, छोड़ तो दे, समझा रहा हूं अपनी भी कोई इज्जत है, मतलब है कि हमें चाहिए फुल इज्जत, बता रहा हूं ना, सुन ले, सुन। ये बात तेरी बिल्कुल सही है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पर वो कैसे होती है जान तो ले, पहली गर्दन पकड़ ली मेरी यार, सुन ले ना आराम से, सुन सुन मेरी बात सुन। देख हुआ क्या मैं बताता हूं, ध्यान से सुनियो, ध्यान सुनियो, गहरा गहरा रहस्य है ये, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, बाहर से फील्ड लगाई, तो होता क्या है, जो इसके एक्सेस चार्जेस होते हैं, किसके, कंडक्टर के, जो मूव करने लायक फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फ्री चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी होते हैं ना, वो पोलराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। सर व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि इस कंडक्टर के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सारा इस फील्ड से अवे भागता है उस तरफ, क्योंकि फील्ड उसके ऊपर राइट साइड पे फोर्स लगाती है क्यूई। नहीं लगाएगी क्या? लगाएगी ना, क्यूई फोर्स लगाती है, और सारा पॉजिटिव चार्ज जाके ना इस एज पे इकट्ठा हो जाता है। बात को ध्यान से समझियो बेटा, सारा पॉजिटिव चार्ज जाके इस एज पे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। सारा पॉजिटिव चार्ज जितना चल सकता है वो सारा जाके इधर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ऐसा मान लो। अब इसमें कुछ बच्चे आके ये बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज तो हिलता ही नहीं है, प्रोटॉन तो हिलते ही नहीं है, कैसी बेहुदा फालतू बात कर रहा है मास्टर, बंद करो इसकी क्लास। अरे रुक जा, समझा रहा हूं। असल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जा रहा, पॉजिटिव चार्ज तो यहीं का यहीं बैठा है। हो ये रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आके यहां डिपॉजिट होते हैं। ये सच्चाई है। अब सच्चाई बताने में ना थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है, इसलिए पेशेंटली सुना करो बात को, पेशेंटली बात को सुना करो, पेशेंस बहुत जरूरी है। अब देख हुआ क्या, मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आई बाहर से, हमने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से हमने लगाई, जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता था बचा कुचा, वो सारा यहां इकट्ठा हो जाता है। और बना देता हूं ताकि तुझे कमी ना लगे, ताकि तुझे कमी ही ना लगे पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अभाव में, इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल के यहां इकट्ठे होने चालू हो जाते हैं, लेफ्ट साइड पे यहां इकट्ठे होने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लगती है माइनस क्यूई। बता लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी सर। तो ऐसे में क्या होता है, आप ध्यान सुनियो बात को, अब गहरी बात अब शुरू, गहरा रहस्य अब शुरू होने जा रहा है। इतना समझ में आ गया? बाहर से फील्ड लगी, चार्जेस को खुली छूट है भागने की, चार्जेस को फ्री फ्लो अलाउड है, तो सारा नेगेटिव चार्ज चल के यहां आ गया, ठीक है ना। अट्रैक्ट होता अब सरफेस छोड़ के बाहर तो जाएगा नहीं, यह बात मैंने आपको पहले ही बताई है, एयर में तो भागेगा नहीं, तो यह कोने पर आके जम जाता है, कौन? नेगेटिव चार्ज। और उसी इलेक्ट्रॉन के अभाव में पॉजिटिव चार्ज यहां अकेला बैठ जाता है। इलेक्ट्रॉन तो सारे चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए हमें छोड़ के, ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहां बैठ जाते हैं, यहां इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन भाग भाग के और यहां पहुंच गए। समझ गए ना? तो अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है और ये जो नेगेटिव चार्ज अंदर आया है, इन दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा। कैसे? उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली कौन सी थी? अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अंदर पैदा होती है वो होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है वो, हाँ या ना बोल दो? अरे हाँ ना तो बोल दो। प्लस से निकलती है ना बेटा, प्लस से निकलती है, माइनस में एंड होती है कि नहीं होती? होती है ना। ये जो काले रंग से दिखा रहा हूं ये क्या है? ये जो काले रंग से दिखा रहा हूं वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड। ये कहां से इंड्यूस हुई? क्योंकि ये सारे प्लस वाले यहां और ये सारे माइनस वाले यहां जम गए थे, तो इनके बीच का भी कुछ प्यार था। नहीं रहेगा क्या? अट्रैक्शन नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में भी चालू हो जाती है और सब जगह पर चालू होती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। क्या कहते हो, होगी या नहीं होगी? क्या कहते हो, होगी या नहीं होगी? होगी ना। अब क्या होता है, अब आगे सुन, अब क्या होता है, ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, मान लो इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम, तो कंडक्टर में इतनी ताकत होती है कि वो अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है ना, वो भी 5 न्यूटन पर कूलम की ही बनाती है।
मतलब जितना अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतनी ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट करवा लेती है। मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई अंदर? बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो गई? जितना जितना राइट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड था, कितना था? कितना था भाई? 5 न्यूटन पर कूलम, हा या ना? है ना? 5 न्यूटन पर कूलम, उतना ही लेफ्ट में जनरेट करवा दिया। 5 न्यूटन पर कूलम। बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इधर और इधर बराबर है, कट के 0 हो जाएगी। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, गहरा रहस्य बता रहा हूं आपको एक्चुअली में, इसलिए 0 होती है। ठीक है? तो कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी कंडक्टर में अंदर फील्ड नहीं होती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सारे चार्जेस एक जगह पर नेगेटिव, एक जगह पर पॉजिटिव इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से कि बाहर वाली फील्ड को कट कर सकें, और बाहर वाली फील्ड को बराबर वैल्यू से कट करते हैं। इतना चार्ज आके जमना चालू हो जाता है दोनों तरफ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0। तो याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात। अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद क्या होता है? पोलराइजेशन स्टार्ट होती है। पोलराइजेशन समझ गए ना? सारे पॉजिटिव यहां, सारे नेगेटिव यहां, मतलब इनके बीच में डिफरेंस पैदा हो जाएगा। डायपोल, नए नए डायपोल पैदा हो जाएंगे। नए डायपोल ही तो है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब नए डायपोल ही तो है ना? तो पोलराइजेशन पैदा हो जाएगी, जिसके कारण से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। ई नेट becomes 0. Net electric field inside a conductor becomes 0 and it is always a 0. हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होती है। लेकिन कौन बताएगा क्यों होती है? मैं बताएगा। यह कारण है, तूने बाहर से इतनी फील्ड लगाई, अंदर पोलराइजेशन के कारण से उतनी ही फील्ड पैदा हो गई, कट कर दिया फील्ड को। तो अंदर असल में कोई फील्ड नहीं है, यहां कोई फील्ड नहीं है, यहां कोई फील्ड नहीं है, अंदर फील्ड 0 है। फील आ गई? इसलिए फील्ड अंदर 0 होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज पर आते हैं। हम जिस टॉपिक पर आ चुके हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ये देख, हमने कंडक्टर पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं। ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, पहली प्रॉपर्टी। अब आपको लगेगा यार ये प्रॉपर्टी सब सुनी सुनाई है, कोई नई प्रॉपर्टी बताओ सर। तो नहीं तो कोई नहीं है भाई। चैप्टर 1 में आपने सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी, मैंने वहां पर भी बहुत डिटेल में समझाई थी, अब भी बताऊंगा, लेकिन चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मेटल ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज 0। समझ में आ गया ना क्यों 0 है? समझ में आ गया ना क्यों 0 है? समझ में आ गया ना कि अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है? इसलिए 0 होती है क्योंकि भाई अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती, और बाहर से लगाई जाए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोच के कि भाई अंदर आएगी, तो नहीं आएगी जी, नहीं आएगी। कंडक्टर की वो ताकत है, कंडक्टर के पास वो ताकत है कि इधर जितने नेगेटिव उधर उतने पॉजिटिव इकट्ठे करके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा लेती है। एट द एंड फिर से कोई फील्ड नहीं होती। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स 0 इनसाइड अ कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरे पर चलते हैं। कह रहा देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सरफेस। बहुत ही प्यारी चीज बोली इसने, बहुत ही प्यारी चीज। आप एक बात बताओ, ठीक है, बेशक से एक हॉलो कंडक्टर हो, यानी अंदर से हवा है, खाली है, या फिर एक सॉलिड कंडक्टर हो, बना तो वो मटेरियल का ही है ना। आराम से सोच के बता, बना तो वो कॉपर का होगा तो उसके पास कॉपर के एटम्स होंगे, बना वो एल्युमिनियम का होगा तो उसके पास एल्युमिनियम के एटम्स होंगे। अच्छा, एल्युमिनियम के एटम होंगे तो प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, सही बात है ना? तो क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हिल के भागने लगते हैं? कोई भी एक्सेस चार्ज अगर आएगा, इसलिए मैं पहले से शब्द ये यूज कर रहा था, एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, अगर कोई भी आएगा ना, वो हमेशा सरफेस पे ही आएगा, चाहे हॉलो कंडक्टर हो चाहे सॉलिड कंडक्टर हो। सर आप ऐसा दावे से कैसे कह सकते हो कि हम जितना भी इसके ऊपर चार्ज डालें, है ना, मान लो ये हॉलो है, अंदर से तो एयर है, अंदर हॉलो के अंदर क्या होता है? हवा होती है, और बाहर भी क्या होती है? हवा होती है। तो चार्ज हवा में रहेगा क्या? है लल्लू लाल कहीं के बोल, चार्ज हवा में रहेगा क्या? नहीं ना,
चार्ज कहां रहेगा? चार्ज तो सरफेस पे रहेगा। ठीक है, तो हमने जितना भी चार्ज डाला वो सारा का सारा कहां आ जाता है? सरफेस पर आ जाता है। वो सारा का सारा कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। रिसाइड करने का मतलब समझते हो ना क्या होता है? ये शब्द लिखा हुआ रिसाइड मतलब रेजिडेंस, मतलब घर। रिसाइड का मतलब होता है होम। तो चार्ज का घर कहां है? जितना भी एक्सेस चार्ज डालोगे वो कहां जाके बैठेगा, कहां जाके रहेगा, कहां जाके टिकेगा, कहां खाएगा, कहां सोएगा? वो सरफेस पे सोएगा, वो सरफेस पर ही होगा हमेशा। तो सर ये तो चलो हॉलो कंडक्टर है, ये हम समझते हैं, ये हम समझते हैं कि हॉलो कंडक्टर है, ठीक है ना। अंदर भी एयर बाहर भी एयर, और एयर में चार्ज रहता नहीं। लेकिन यहां तो अंदर हो सकता है, यहां तो अंदर हो सकता है। ये तो सॉलिड है, ये तो अंदर से माल भरा हुआ है पूरा। ये तो लोहे की गेंद है, या फिर एल्युमिनियम की, या फिर कोई और मेटल की। तो इसके अंदर चार्ज क्यों नहीं रह सकता सर? मैं कहता हूं रख के देख ले। मैं कहता हूं कि रख के देख ले। एक काम कर, रख, आजा आजा, रखते हैं। मान ले मैंने क्या किया, सॉलिड के अंदर इमेजिन करना, एक इंजेक्शन लेके सुई लगा दी अंदर और चार्ज भर दिए, है ना। जैसे आपके नसों में या मसल्स के अंदर वो सुई लगाते हैं ना, है ना, इंट्रावेस्कुलर, वो इंट्रा जो भी बोलते हैं, है ना, लगाते हैं ना वो, और अंदर तक भर देते हैं पूरी दवाई। ऐसे ही समझना कि दवाई की जगह चार्ज का इंजेक्शन लगा दिया मैंने इसके अंदर। जस्ट इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि कैसे मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, चार्ज ठूस दिया। अब चार्ज अगर ठूस दिया है तो ये बताओ, चार्ज जहां ठूस दिया वहां पड़ा रहेगा क्या? कंडक्टर है ये कंडक्टर है। सॉलिड के आगे क्या लिखा हुआ है? कंडक्टर। मतलब ये चार्ज को टिकने नहीं देता, कहता है भाग भाग, जितना भाग सकता है भाग। तो मैंने जो इंजेक्शन लगा के इसके अंदर चार्ज टिकाए थे, मान लो ऐसे 4-5 प्लस चार्ज डाले थे, ये 5-7 प्लस चार्ज डाले थे मैंने इसके अंदर, इंजेक्शन से अंदर भर दिए थे इसके। कुछ समय के बाद मैंने पता क्या देखा? कुछ समय के बाद मैंने देखा ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करने लगा, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करने लगा, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करने लगा, और ये सब आपस में रिपेल करते 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 मूव करना चालू कर दिए एक दूसरे से दूर। और सारे के सारे फिर से कहां पहुंच गए? सारे के सारे फिर से पहुंच गए सरफेस पे। गंदी आदत है इनकी, ये गंदी आदत है, ये गंदी आदत से मजबूर है भाई, साफ बताऊं तो इनकी गंदी आदत है। और गंदी आदत से मजबूर है क्या कीजिए, हम तो सरफेस पे रहेंगे, हम अंदर रहते ही नहीं, हम तो अंदर रहते ही नहीं। आप चाहे एक हॉलो कंडक्टर ले लो, अंदर तो वैसी जगह नहीं है, एयर में थोड़ी चार्ज रहेगा, सरफेस पे आना ही पड़ेगा उसको। और आप चाहे सॉलिड ले लो, उसके भीतर इंजेक्शन मार के छोड़ा हो आप चार्ज को, तो भी एक दूसरे को रिपेल करते 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 एट द एंड उन्होंने सरफेस पे ही आके बैठना है। क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन वही कर सकते हैं, एयर में तो जाएंगे नहीं कि जी हम अब एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, हम तो जा रहे हैं जी। तो कंडक्टर छोड़ के तो नहीं जाएंगे, कहां आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। रिपेल होते 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 सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करना इसको, है ना, बार बार रिवाइज करना तो चीजें आप माइंड में रख पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। यह भी प्रॉपर्टी मैंने चैप्टर 1 के अंदर बहुत आराम से डिटेल में समझाई थी, फिर से समझाता हूं एक और बार। कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के सरफेस से। ये कोई कंडक्टर है, हॉलो ले लो, सॉलिड ले लो, आपके सिलेबस में वैसे हॉलो ज्यादा है, सॉलिड की चर्चा कम है, लेकिन मैंने फिर भी सॉलिड की चर्चा कर ली है, सुनते जाइए। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज है, दिखा दूं, कंडक्टर पे चार्ज है, ठीक ठीक। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर, चीर फाड़ के ऐसे निकलेगी हमेशा 90 डिग्री पे। चीर फाड़ के कैसे निकलेगी? हमेशा 90 डिग्री पे। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई ऐसे, है ना, तो क्या ये सरफेस से, क्या ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे निकल रही है क्या? हां निकल रही है, तो ये ठीक है, 90 डिग्री पे निकलनी चाहिए। अब कोई आके कहता है मुझे, ना जी मैं नहीं मानता, 90 के लिए मैं नहीं मानता, तो मैं कहता हूं बेटा फिर एक काम कर, तिरछी मान ले, तू टेढ़ी मान ले, कोई बात नहीं, मैं ये मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे निकलने की बजाय, है ना, यही है ना इसका परपेंडिकुलर, तो ऐसे निकलने की बजाय ऐसे निकल रही है, ये मान ले, चल तेरी इच्छा बेटा, तेरी इच्छा। तो बच्चा आया मेरे पास कहने के लिए कि नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलती है। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है, एक काम करो, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर इसके कंपोनेंट तोड़ के देखो,
जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इसके कंपोनेंट तोड़ के देखे तो एक कंपोनेंट आया ऐसा जो सरफेस के अलोंग था। भाई ये ई है ना, आप ये ई बोल रहे हो ना, तो एक तो थीटा आया जो सरफेस के अलोंग था विच इज ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आया ऐसा ऐसा जो था ई साइन थीटा। ठीक है, ई तो खत्म, ई का वजूद अब मिट चुका है। जब हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कर लेते हैं उस वेक्टर का वजूद खत्म हो चुका होता है, उसकी एग्जिस्टेंस जीरो हो चुकी होती है। अब रह गए इसके दो बच्चे, इस ई के रह गए दो बच्चे, एक रह गया ई साइन थीटा, एक रह गया ई कॉस थीटा। आप मुझे बताइए, अगर ये तिरछा ही होता तो ई कॉस थीटा एक बच्चा होता, एक ई साइन थीटा होता। ये ई कॉस थीटा क्या करता, ये ई कॉस थीटा जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस दिशा में चार्जेस पे फोर्स लगानी चालू कर देता। नहीं लगाता का क्यूई क्यूई क्यूई, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कौन सी फोर्स लगती है चार्ज पे, क्यूई, तो क्यूई लगेगी ना, लगेगी। और जब क्यूई फोर्स लगेगी तो ये जो सरफेस पे चार्ज है, ये जो सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये चलने नहीं लगेंगे, क्या इनका मोशन होना चालू नहीं हो जाएगा। और अगर इनका मोशन होना चालू हो गया तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक रह गया क्या, ये तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बन गया, ये तो करंट आ गया। तो क्या कंडक्टर पे चार्ज रखो तो कंडक्टर पे करंट आ जाता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ गए ना, ये बात मैंने आपको चैप्टर 1 में भी एक्सप्लेन करी थी। बेटा अगर ये ई कॉस थीटा सरफेस के अलोंग है तो सरफेस के अलोंग चार्ज पे मोशन लगाएगा, और चार्ज अगर मोशन में आ गया तो फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बाहर चली गई बात, फिर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर पहुंच गए हम। तो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है क्या, किसी कंडक्टर पे नहीं होती जी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ई कॉस थीटा जैसी कोई चीज नहीं है, जो है वो ई साइन थीटा ही है, और अकेला ई साइन थीटा होगा तो का मतलब यही है कि हमेशा नॉर्मल ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। आओ पढ़ लो एक बार, कह रहा है इफ ई वर नॉट नॉर्मल, मान लो ई तिरछा है, नॉर्मल नहीं है, मान लिया हमने, मान लिया, तूने बोला हमने मान लिया कि ई जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, मतलब ई कॉस थीटा जैसी चीज आएगी। अगर आपने इसको तिरछा माना है तो ई कॉस थीटा जैसी चीज आएगी, और ई कॉस थीटा जैसी चीज आएगी तो चार्ज को चलाएगी, और चार्ज ऐसे नहीं चलते होते भाई, चार्ज ऐसे कंडक्टर पे कभी चलते नहीं देखे गए भाई, वेरीफाई नहीं है ये, वेरीफाइड नहीं है ये, ऑब्जर्व्ड नहीं है ये, कोई प्रूव नहीं है इस चीज का, ठीक है ना। फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव, देखो लिखा हुआ है, जो कंडक्टर के चार्जेस हैं उन पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी और वो चलने लगेंगे, है ना। इन द स्टैटिक सिचुएशन देयरफॉर ई शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी कोई टेंजेंट वाला, ये टेंजेंशियल होता है ना, ये नॉर्मल कंपोनेंट, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जिसमें आपको करंट चलता हुआ दिख जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये अनवेरिफाइड बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इनको गलत सिद्ध कर दिया जाता है ना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही तो कहते हैं ना इसको, कि पहले आप मान लो चलो तिरछा है ना, आप पहले मान लो चलो ये तिरछी निकलती है, तिरछी निकलती है तो उसका एक हिस्सा चार्ज को चलवा देगा, और चार्ज तो ऐसे चलते नहीं होते, इसका मतलब आप तो झूठ बोल रहे हो जी, आपका तो मानना गलत है जी। तो इसलिए सही चीज मानो, सही चीज यही है कि कंडक्टर से परपेंडिकुलर फील्ड ही बाहर को आती है। आगे बढ़ते हैं, ये था तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी पर आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, कह रहा पोटेंशियल V, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी V कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम। ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, ये तो हमने प्रूव किया है, तो है ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी का भी पार्ट है बेटा, ठीक है। ऑफ द कंडक्टर हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट सरफेस, जितनी वैल्यू सरफेस पर उतनी वैल्यू अंदर। याद करो याद करो याद करो याद करो, मान लो चार्ज इस पर Q है, ठीक है, रेडियस इसका R है, तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा बेटा, V सरफेस कितना होगा बताएं, बताएं जी बताएं, KQ बाय R, है ना, बोलो KQ बाय R। और अगर आप कोई छोटे डिस्टेंस पर देखो, मान लो X पर देखो या अंदर इनसाइड पॉइंट पर देखो, तो कितना होगा, V इनसाइड कितना होगा, अरे भाई साहब वो भी उतना ही होगा, KQ बाय R, कैपिटल R। जितना सरफेस पर पोटेंशियल उतना ही अंदर हर किसी पॉइंट पर होगा। प्रूव करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला, जिसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई हुई है, माइनस dV बाय dr, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस dV बाय dr, है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना, या फिर ऐसे लिखो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो,
है ना, तो जीरो बराबर हो गया बेटा dv बाई डी आर, है ना, दिस बिकम्स v कांस्टेंट, है ना। तो आप बाद में लाइन लिख सकते हो कि v इनसाइड अ कंडक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है ना भाई, क्योंकि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है तो वो चीज कांस्टेंट ही होती है, तो अंदर में पोटेंशियल सब जगह सेम रहता है। ये थी चौथे नंबर की प्रॉपर्टी। अब आते हैं फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी पर। यह एक नई प्रॉपर्टी है, बाकी चार प्रॉपर्टी आपने पहले कहीं ना कहीं देखी सुनी है, यह एक नई प्रॉपर्टी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। सुनिए सुनिए समझिए, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर जो होती है वो सिग्मा बटा, ये सही से नहीं लिखा हुआ, मैं ऐसे लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मतलब कहना यह चाहता है कि भाई मान लो ये कोई कंडक्टर है टेढ़ी मेढ़ी शेप का, है ना, कोई जरूरी नहीं है क्या गोल ही हो, कोई जरूरी नहीं है क्या क्यूब ही हो, कोई फिक्स शेप होनी जरूरी नहीं है ना, कोई फिक्स शेप होनी जरूरी नहीं है, कोई भी शेप हो सकती है। देखो लिखा हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, शेप कोई भी चलेगी। तो मैंने ऐसे तिरछा मिर्छा सा टेढ़ा मेढ़ा सा कोई कंडक्टर बना दिया, उसके ऊपर मैंने चार्ज लगा दिया। अब चार्ज तो सरफेस पे ही रहता है जी, अंदर तो रहता नहीं, ये बात तो मानते हो? अरे हाँ ना बोलो ना, पुरानी बातें हैं यार, पुरानी बातें हैं बेटा, गजनियों पुरानी बातें हैं। अंदर तो क्यू जीरो होता है, जो चार्ज है वो बाहर ही है ना, जो चार्ज है वो कहां है, बाहर ही है, ठीक बात, बाहर ही चार्ज है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनना, हम क्या करेंगे पता है, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हां जी, जब भी कभी कंडक्टर कैसी भी शेप का हो, कैसी भी शेप का हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होती है। इसमें सिग्मा क्या होता है याद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तभी बात यहां पर क्या हो रही है, सरफेस की हो रही है। देखो देखो क्या लिखा हुआ, सरफेस ऑफ कंडक्टर, समझ गए ना। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट आएगा नीचे। लेकिन कैसे आएगा, ये कैसे प्रूव करें इस चीज को, गॉस लॉ से, बाय यूजिंग गॉस लॉ। आइए गॉस लॉ लगाते हैं, छोटा सा ही गॉस लॉ लगाएंगे, कोई लंबी चौड़ी बात यहां पर करेंगे नहीं, क्योंकि कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन इसको चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। हां, तो अब बात ही आती है, हमने ना एक छोटा सा एरिया ले लेना है, यहां पर इतना सा एरिया, इसका नाम रखेंगे डीएस, या डीए भी रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, डीए रख लो, डीएस रख लो, है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो रख लो। किताबों में डीएस लिखा होता है, बच्चा कहता है सर ये एस क्या है, सरफेस के लिए आता है, ए एरिया वेक्टर के लिए सरफेस का ही एरिया वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे मर्जी रख सकते हो, मैंने यहां पे चलो मान लो डीए ले लिया, क्योंकि मैंने सब जगह पर डीए ही लिया है, पहले भी चैप्टर 1 के अंदर मैंने फिर से इसको डीए ले लिया, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एरिया लिया, ध्यान देना, एक छोटा सा एरिया लिया डीए, स्मॉल एलिमेंट ले लिया एरिया का डीए। मुझे बताइए इसका, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर कैसा होगा। सर इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा बाहर को निकल रहा होगा, डीए ऐसा बाहर को निकल रहा होगा, डीए, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। याद करो एरिया वेक्टर कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। 11th क्लास की भी बातें हैं ये एरिया वेक्टर की, जब प्रेशर पड़ा था तब, और 12th के पहले ही चैप्टर में मैंने आपको बताया एरिया वेक्टर को हमेशा लेते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, सरफेस से हमेशा नॉर्मली बाहर निकलता हुआ। तो एरिया वेक्टर नॉर्मली बाहर निकल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, वो भी बाहर की तरफ ही निकलती है, ये भी आप जानते हो, है ना, दोनों नॉर्मली निकलते हैं ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल तिरछी नहीं निकलती, अभी बात हो चुकी है, बार बार बात नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछी नहीं निकलती, वो भी नॉर्मल निकलती है। एरिया वेक्टर भी कैसे निकलता है, नॉर्मल निकलता है। तो बेटर ये है कि हम यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस माने जो दोनों को कंसिडर कर ले, ई को भी ए को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और एरिया वेक्टर को भी। तो मुझे जो सूझ रहा है और जो किताबों में भी दिया गया है मैं वही लेता हूं, ठीक है। और वो है एक सिलेंडर, पर वो सिलेंडर हम लोग ऐसा ले रहे हैं जो आधा सरफेस के बाहर है और आधा सरफेस के अंदर है। मैं बताऊंगा क्यों, सब्र रखो, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। तो एक तो हो गया ये एरिया, एक हो गया ये एरिया, और एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। एक तो ऊपर का ढक्कन, अरे सिलेंडर समझ गए ना, एक तो ऊपर का सर्कल, एक नीचे का सर्कल, और एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। आप मुझे बताओ मुझे कहां का फ्लक्स निकालने की जरूरत है। देखो गॉस लॉ के अंदर फ्लक्स निकाला जाता है, आप ये सही बात जानते हैं।
आप सभी ये बात जानते हैं कि गॉस लॉ के अंदर क्या निकाला जाता है बेटा, फ्लक्स निकाला जाता है ना। और फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट dA, है ना। और इसका सरफेस इंटीग्रल, है ना। कुछ कुछ जगहों पर मैंने ये गोला नहीं लगाया है, तो स्कूल वाली मैडम नंबर काट सकती है, ठीक है ना। स्कूल वाली मैडम बड़ी रिजिड है इस चीज को लेकर के, भाई यहां पर गोला होना चाहिए, है ना। इसके बिना ये लाइन इंटीग्रल है, इसके साथ ये सरफेस इंटीग्रल है, क्योंकि यहां पर पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहां पर गोला लगा दिया करो, ठीक है। कहीं पर भी अगर गोला नहीं लगा रखा आपने तो यहां गोला लगा देना सांप के ऊपर, ठीक है ना। सांप में एक आपने अंगूठी डाल देनी है, ठीक है, इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, तो ये लगा देना। कभी पास्ट में भी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कुछ जगहों पर मुझे ध्यान लगाया, कुछ जगहों पर मैं सीधा भिड़ गया हूं, कुछ जगहों पर मैं सीधा ही भिड़ गया हूं क्वेश्चन के साथ, डेरिवेशन के साथ, तो आप इसका ध्यान रखना कि आप लगा लेना। और एक जगह पर तो लगा ही लो, ये नहीं कि सब जगह लगाओ, एक जगह तो लगा ही लो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन E डॉट dA ये फ्लक्स होता है, हाँ या ना बोलो बेटा, ये फ्लक्स होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को अगर फ्लक्स निकालना ही है तो मैं पागल हूं कि मैं कर्व्ड सरफेस में से निकाल के देखूं? मुझे पता है नहीं आना, मुझे पता है जीरो होना है ना। तो कर्व्ड सरफेस को तो गोली मार। अच्छा अब एक बात बता, कर्व्ड सरफेस वाला एरिया गया, क्या मैं इनर सरफेस जो है ये वाला, इसके थ्रू फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा क्या मुझे इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना चाहिए क्या? वो भी निकालने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। क्या ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है क्या? नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर निकलती है, हाँ ना बोलो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर ही निकलनी है, ना तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स आना, ना कोई इंटीरियर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स आना। जो आना वो इस बाहर वाले सर्कल की तरफ से ही आना। हाँ या ना बोल दो, इसी बात पर हाँ या ना बोल दो। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सिखा रहा आपको? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा आपको? यार क्या फ्लक्स कभी इस कर्व्ड सरफेस में से निकल पाएगा क्या? भाई देखो ना, अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, और एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है, तो क्या ये ऐसे चीर के जा सकती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। अपना कर्व्ड सरफेस चीर पाएगी क्या? ये नहीं चीर पाएगी। तो फ्लक्स निकालने का फायदा नहीं है। इन साइड में फ्लक्स निकालने का फायदा अगेन नहीं है, क्योंकि चार्ज अंदर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होती, तो फिर फ्लक्स कहां से होगा जी? अंदर फ्लक्स भी नहीं होगा। क्या कहते हो, हाँ या ना? तो अंदर निकालने का कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक बात है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसको लिखूंगा, और वो भी ऐसे E, क्योंकि वो तो E तो सब जगह पर सेम ही है, बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा dA। क्या कहते हो, हाँ या ना? अंदर बचेगा dA। अब एक बात बता, जब ये सारे dA 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 पूरे सरफेस के जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए, एरिया। हाँ या ना? भाई पूरे सरफेस का क्या मिल जाएगा? एरिया। बढ़िया बात है। यानी मैं जब सारे dA 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 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा EA। E तो पहले से आ ही गया था, वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ ही गया। क्या बचा? dA 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 जोड़ के ए बच गया, तो EA आ गया, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो मैंने अभी फ्लक्स लिखा है, ये तो फ्लक्स लिखा है। अब लगाते हैं गॉस लॉ। ये मैंने पहले ऊपर लिख दिया, इसको आप थोड़ा नीचे लिख लेना, है ना, इसको यहां लिख लेना। अभी तो फ्लक्स निकाला है, अब लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना बोलो, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। आप मुझे बताओ कि इस एरिया ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है? कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है? तो भाई हम यहां पर अगर चार्ज निकालने जा रहे हैं, देखना जरा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा को चार्ज डिवाइड बाय जो भी सरफेस एरिया बन रहा है इसका, है ना भाई। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। हाँ है ना बोलो, चार्ज। ये यादों की बारात दे रहा हूं बेटा, क्योंकि भूल गए होगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं भूल गए होगे, इसलिए यादों की बारात साथ साथ दे रहा हूं आपको। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से, चार्ज को लिखते हैं Q से, और सरफेस एरिया को लिखते हैं A से। हाँ है ना बोल दो, हाँ ना बोल दो। तो बेटा चार्ज अगर निकालना है ही अल्टीमेटली निकालना है, तो क्या मैं चार्ज को लिख सकता हूं सिग्मा ए? बोलो भाई, लिख सकता हूं क्या? सिग्मा ए उठा के यहां पुट कर देता हूं, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। क्या LHS दोनों का सेम है?
हां जी, यहां से भी फ्लक्स ही आ रहा है, यहां से भी फ्लक्स ही आ रहा है, इक्वेटिंग 1 एंड 2। और ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ई ए का आरएचएस में क्या था, ई ए था ना, और इसके आरएचएस में क्या था, सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए उड़ गया, ई आ गया बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि कभी भी कोई कंडक्टर चार्ज्ड है तो उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो ये होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही लिखा हुआ है यहां पर, फिर से पढ़ देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। कैसी भी शेप हो, चाहे वो यहां से निकले, चाहे वो यहां से निकले, चाहे वो यहां से निकले, चाहे यहां से निकले, चाहे यहां से निकले, चाहे कैसा भी निकले, कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसी भी निकले, उसकी वैल्यू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगी। ऐसा हमने गॉस लॉ से लाके प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो एक बार ये प्रूफ अपने हाथ से लिख के देखना, वैसे बहुत सिंपल है, एक बार लिखोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, एक भी बार लिखोगे तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है थोड़ा धैर्य से पढ़ना, सब्र से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर पिछले कॉन्सेप्ट कुछ यूज होंगे जो इसी चैप्टर में यूज हुए हैं, इसी चैप्टर में हमने सीखे हैं, वो यूज होंगे यहां पर। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पर आपके सामने दो कंडक्टर रखे हुए हैं। ठीक है, दिख रहे हैं, दो कंडक्टर रखे हुए हैं। आप ये मानो कि इनिशियली यानी पहले इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है। ठीक है, ऐसा पहले से मान लेते हैं। अभी इनको कनेक्ट करेंगे हम, अभी कनेक्ट नहीं करा, अभी कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इस पर चार्ज क्या है Q1, इस पर चार्ज क्या है Q2। ठीक, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। अच्छा, इसमें ना पहले डेरिवेशन भी करवाई जाती, जब हम छोटे थे ना तो इसमें हम लोग डेरिवेशन भी करा करते थे, लेकिन आजकल डेरिवेशन नहीं करवाते इसकी, कोई भी नहीं करवाता इसकी डेरिवेशन, और सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि कहां से आया, लेकिन पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह सब चीजें लगती हैं उसके अंदर, और हर बायो वाले के बस की नहीं होती उसको डिराइव कर पाना, क्योंकि इतनी सारी सीएनडी वगैरह चीजें पढ़ी नहीं होती, मैथ वाला ज्यादा पढ़ता है। तो मैथ वाला चाहे तो इसको अपना दिमाग लगा के खुद डिराइव भी कर सकता है, लेकिन समय बर्बाद मत करना। ठीक है, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, वो सीधा फॉर्मूला यूज होगा और आपको दिखेगा वो फॉर्मूला यूज होता हुआ जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा। तो डेरिवेशन इसकी कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा बताऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, यूसेज पूरी बताऊंगा, डेरिवेशन थोड़ी सी बताऊंगा, पूरी डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है ना ही आपको पन्ने भरने की जरूरत है। ठीक है, आप सुनिएगा, एक बड़ा स्फेयर है, दिख रहा होगा आपको, जिसका रेडियस कुछ अलग है, एक छोटा स्फेयर है जिसका रेडियस कुछ अलग है। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया। ये रही मेरी वायर, और वायर ला करके मैंने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या कनेक्ट हो गए, हां हो गए। अब कनेक्ट होने के बाद क्या होता है सर, मैं आपको समझाता हूं। कनेक्ट होने के बाद जो स्फेयर हायर पोटेंशियल पर होता है अपना चार्ज लूज कर देता है लोअर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, और नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ये पुराने कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला वो कॉन्सेप्ट आपको यूज होंगे अभी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, लेकिन थ्योरेटिकली यूज होंगे, कॉन्सेप्चुअली यूज होंगे बस। ठीक है, तो सुनते जाइएगा, मैथमेटिकली यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअली यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सिस्टम ये है कि पहले इसका पोटेंशियल कुछ अलग था, इसका पोटेंशियल कुछ अलग था, लेकिन बाद में क्या होगा, जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये आ जाएंगे कॉमन पोटेंशियल पर। मेरे पीछे रिपीट करो, किस पर आ जाएंगे ये, कॉमन पोटेंशियल पर, यानी सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, दे बिकम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, वो ईपीएस बन जाते हैं, वो सेम पोटेंशियल पर आने को रेडी हो जाते हैं और आ ही जाते हैं। अब ये कैसे होगा, तो इसको हो सकता है थोड़ा सा अपना चार्ज लूज करना पड़े, इसको हो सकता है थोड़ा चार्ज गेन करना पड़े, या फिर इसको हो सकता है कुछ चार्ज लूज करना पड़े, इसको हो सकता है गेन करना पड़े। अब वो बात हम नहीं कर रहे कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है, लेकिन हां चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पक्का होता है। मैं यहां पर थोड़ी सी थ्योरी आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है ना।
थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं। व्हेन वी कनेक्ट, सुनते जाइएगा, व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर्स, फिर क्या होगा? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स। इसका क्या मतलब होता है सर रीडिस्ट्रीब्यूशन का? वही हाइयर पोटेंशियल को चार्ज छोड़ करके लोअर पे जाएगा पॉजिटिव वाला, लोअर को छोड़ करके नेगेटिव वाला हाइयर, मतलब कुछ कुछ इनके बीच में अदला बदली होगी चार्जेस की, ठीक है ना, अदला बदली होगी चार्जेस की। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स। और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? दे बिकम नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? दे हो जाते हैं। दे कैसे लिखूं इसको? कैसे लिखूं? इंग्लिश नहीं आ रही मतलब मेन बात यह है कि दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, ऐसा बोलना है मुझे, ठीक है ना। दे कम एट सेम पोटेंशियल, ठीक है ना। बाकी यार मेरे को इंग्लिश इसके ढंग से याद नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, आपको इंग्लिश को लिखनी थोड़ी ना, ये तो मैं आपके रिवीजन के लिए दे रहा हूं बस, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स दे रहा हूं बस आपके रिवीजन के लिए, है ना। दे कम एट सेम पोटेंशियल, दे बिकम सेम पोटेंशियल, ये एक ही पोटेंशियल पर आ जाते हैं बाद में, ठीक है जी, समझ में आ गया? ऐसा कुछ होता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या इस पर चार्ज अब Q1 रहेगा क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा। तो बाद में ये चार्ज बन जाता है Q1 डैश। ये Q2 रहेगा क्या? नहीं, ये भी चार्ज चेंज हो जाएगा और हम इसे बोलते हैं Q2 डैश, ठीक है। ध्यान रहेगी ये बात, ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज अब वो तो नहीं रहा जो पहले था, कुछ चार्ज यहां से उठ के वहां गया, वहां से उठ के आया, वो डिपेंड करेगा कौन हाइयर पे कौन लोअर पे। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये चार्ज कुछ अलग हो गया, ये चार्ज कुछ अलग हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपको पता होना चाहिए कि जितना इनिशियल चार्ज होगा, हा या ना, उतना ही फाइनल चार्ज भी होगा दोनों पर। कहीं से कहीं चार्ज नया तो नहीं आया ना सराउंडिंग से, या इनका चार्ज सराउंडिंग में तो नहीं गया ना, आपस में ही अदला बदली हुई है ना, जो भी हुई है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो जितना चार्ज पहले था इनिशियली, यानी कि Q1 प्लस Q2, उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या गिर गया भाई? एक सेकंड रुकना जरा यार, हाय राम, एक बार रुको यार, एक सेकंड। अबे उधर होना है यार, एक सेकंड बस। जी मालिक, वापस आते हैं कहानी पर, है ना, वापस आते हैं कहानी पर। यह चीज समझ में आई ना? जितना चार्ज इनिशियली दोनों पर था, बाद में भी उतना ही रहेगा, बस हाँ कम ज्यादा किसी का, कोई घटेगा कोई बढ़ेगा, ये तो होगा, ठीक बात है ना। लेकिन दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, ये बात पक्की है। दोनों बाद में सेम, पहले बेशक से इसका पोटेंशियल रहा हो V1, है ना, KQ1 बाय R1, और इसका पोटेंशियल रहा हो बाद में V2 यानी KQ2 बाय R2, लेकिन जुड़ जाने के बाद दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, दोनों होंगे V पर, ठीक है ना। दोनों का पोटेंशियल बेसिकली सेम हो जाएगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इफ पोटेंशियल, सुनते जाइएगा, बिकम्स सेम, अगर पोटेंशियल सेम हो गया है ना, अगर पोटेंशियल सेम हो गया है, यानी V1 V2 इक्वल हो गए हैं, और V1 क्या है बेटा? KQ1 बाय R1, और V2 क्या है बेटा? KQ2 बाय R2। तो K से K कट गया, वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। यहां आ गया Q1 बाय R1
इज इक्वल टू Q2 बाय R2, है ना? सही बात है कि नहीं? और अगर मैं Q2 को नीचे ले जाऊं, R1 को ऊपर ले जाऊं, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि Q1 बाय Q2 R1 बाय R2 के बराबर है। ठीक बात? और इससे हम यह निकाल सकते हैं जो हमने 11th में दसियों जगह निकाला है, दसियों जगह निकाला है कि Q और R आपस में प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनैलिटी से ही असल में यह आता है। Q1 के सामने लिखा हुआ है R1 और Q2 के सामने लिखा हुआ है R2। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा उस पर चार्ज आएगा। हां, यही सच है। जितना बड़ा स्फेयर होगा, सोच के देख, सोच के देख, जितना बड़ा स्फेयर होगा क्या वो उतना ही चार्ज अपने ऊपर समेट नहीं सकता क्या? बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ये तो, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। इतना सा चार्ज, इतना सा स्फेयर होगा, अगर इतना सा रेडियस अगर उसका होगा तो क्या बहुत बड़ा चार्ज समेट लेगा क्या? सोचो, बुद्धि लगा के सोचो, दिमाग लगा के सोचो यार, है ना? हम बोलते हैं अर्थ जो है वो बहुत बड़ी कंडक्टर है, बहुत बड़ा स्फेयर है। इसीलिए तो कहते हैं बहुत बड़ा स्फेयर है, क्योंकि बहुत सारा चार्ज अपने ऊपर संभाल लेती है, वो बहुत सारा चार्ज उसके ऊपर संभल जाता है। तो यह बात ध्यान रहेगी क्या? क्या यह एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रहेगी क्या कि Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू R। जितना बड़ा स्फेयर होगा वो अपने ऊपर उतना ही चार्ज समेट सकता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फरेंस आपको दे रहा हूं, प्लीज अपने पास नोट कर लीजिएगा, है ना? कहीं ना कहीं ऐसे हैशटैग लगा करके नोट लिख लेना इस चीज का, इसी चीज का। ये आपकी ड्यूटी है, आपके अपने नोट्स में होना चाहिए, ठीक है? कि इसका मीनिंग क्या है, Q प्रोपोर्शनल R का मीनिंग क्या है, ये आपके पास होना चाहिए। हम आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब जुड़ जाने के बाद जो फाइनल चार्जेस आते हैं, मैंने कहा था कि मैं उसकी डेरिवेशन करवा तो सकता हूं लेकिन आपके काम की नहीं है, कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह लगता है। उसके बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, वो मैं आपको देता हूं। तो भाई जो बाद का चार्ज आया था ना Q1 डैश, वो कितना आया था? वो कितना होगा? और ऐसे ही जो Q2 डैश जो बाद का चार्ज आया वो कितना होगा? कितना होगा? तो वो ऐसे निकलता है, नेट चार्ज R1 अपॉन में R1 प्लस R2, नेट चार्ज R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, ये दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, ये दो फॉर्मूले बाद के चार्ज निकालने के। कि भाई दो स्फेयर थे, सुनियो बात ध्यान से, पहले मेरी, घबरा मत, सुन मेरी बात ध्यान से। दो स्फेयर थे, उन पर पहले पहले चार्ज कुछ और था, Q1 था, Q2 था, ठीक है? आपने उनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज आएगा? तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। Q1 डैश निकालना हो अगर, तो नेट चार्ज लिखा जो कि दोनों पर पहले से था, R1 लिखा, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कर दिया। ये सीधे फॉर्मूले हैं, आपके काम आएंगे, RDX के रूप में इसको यूज कर लेना। आप चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे जेईई मेन का एग्जाम दो, चाहे सीयूटी का एग्जाम दो, ये काम वहां पर आ सकते हैं आपको, इसलिए नोट करके अलग से लिख लेना। बोर्ड के अंदर तो ऐसा चाहिए, सीधे सीधे काम नहीं आते, ठीक है? आगे सुनो, अब आगे सुनो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो सोचो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देखियो जरा, डिवाइड 1 बाय 2, Q1 डैश इज इक्वल टू Qnet R1 बटा R1 प्लस R2। यहां भी डिवाइड, यहां भी डिवाइड, Q2 डैश इज इक्वल टू Qnet R2 अपॉन में R1 प्लस R2। चेक कर जरा क्या क्या कट रहा है, चेक कर। Qnet से Qnet गया, हां। R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 गया, हां। क्या आया निकल करके? क्या आया निकल के बेटा? देख सर, Q1 डैश बटा Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2। ये देख, क्या यही चीज आई है निकल के? और ये एक चीज आनी भी चाहिए थी क्या? बिल्कुल आनी चाहिए थी भाई, बिल्कुल आनी चाहिए थी। ये वही तो चीज है, ये वही तो चीज है। देखना, Q1 बाय Q2 R1 बाय R2 के बराबर है, बिल्कुल है। Q1 डैश
और Q2 डैश R1 बाय R2 के बराबर है, बिल्कुल है। इससे यही पता चलता है कि जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा अपने ऊपर चार्ज समेट लेगा, उतना ज्यादा चार्ज अपने ऊपर डाल लेगा। मेन कंक्लूजन यही था। दोनों तरीकों से मैंने बताया, ये डेरिवेशन से आते हैं दोनों, उनको डिवाइड करके दिखाया है, और ये ओरिजिनली जैसे पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो क्या होता है उसके बाद की बात है, ठीक है ना। तो आप दोनों चीजें अपने पास लिखना, आप दोनों ही चीजें अपने पास लिखना, ऐसा मत करना कि ना लिखो, दोनों ही चीजें अपने पास लिखना, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसको हम आगे यूज करेंगे, इसको आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। मेन बात यही है, मेन बात यह कि चार्ज जो होगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा चार्ज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, आगे सुनो, आगे सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम सिग्मा को लें, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सिग्मा को लें तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में एरिया। हां सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसको डब्बा बंद कर लेते हैं, है ना। ये आपको पता है वैसे, लेकिन फिर भी इसको डब्बा हम, ये क्या हो गया अब, ठीक है ना। इसको डब्बा बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनना, मान लो मैं अगर पहले वाले स्फेयर की बात करूं, जो पहला स्फेयर था हमारा R1 रेडियस वाला, उसके लिए हम इसको सिग्मा 1 डैश ले लेते हैं, और ऐसे ही चार्ज को हम Q1 डैश लिए ही हुए हैं। और एरिया क्या है, एरिया है 4 पाई R1 स्क्वायर। बेटा स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, हाँ है ना, बोलो। स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर हो गया, सही है। चार्ज बाद में क्या बना, Q1 डैश, और तब सिग्मा क्या बना, सिग्मा 1 डैश, एकदम बढ़िया। सिमिलरली दूसरे चार्ज के लिए भी दूसरे स्फेयर के लिए भी लिखते हैं। दूसरा स्फेयर यानी सिग्मा 2 डैश इज इक्वल टू, बाद का चार्ज क्या चढ़ा, Q2 डैश, और 4 पाई R2 का स्क्वायर, हाँ है ना, बोलो। सही बात है सर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जरा दोनों को डिवाइड देते हैं। डिवाइड 1 बाय 2 करियो जरा। सिग्मा 1 डैश बटा सिग्मा 2 डैश इज इक्वल टू, पहले ये Q1 डैश अपॉन में 4 पाई R1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय Q2 डैश बटा में 4 पाई R2 का स्क्वायर। दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मुझे एक बात बता, क्या मैं 4 पाई से 4 पाई कट कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। जो बचा वो लिख दूं? हां सर लिख दो, हां सर लिख दो। आजा लिखता हूं, Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश। ये दिख रहा है आपको अलग से, ये दिख रहा है? हां सर ये दिख रहा है अलग से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नीचे R1 का स्क्वायर है यहां पे डिनोमिनेटर में, और ये जो डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा R2 का स्क्वायर। बेटा पूरी मैथ लगाइए और कुछ नहीं है, प्योर मैथ्स लगाइए और कुछ नहीं है। यहां एक फिजिक्स का फॉर्मूला लगा है बस, उसके बाद ये सब मैथ ही है, ये सब मैंने मैथ ही करा है। 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई उड़ा दी, ठीक है। Q1 बटा Q2 डैश, Q1 डैश बटा Q2 डैश अलग से लिख लिया। R1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, R2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक बात, आगे बढ़, आगे बढ़। देखता जा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा अभी। सिग्मा 1 डैश बटा सिग्मा 2 डैश बराबर, यहां आया हुआ Q1 डैश बाय Q2 डैश। क्या मैं Q1 डैश बाय Q2 डैश को R1 बाय R2 लिख सकता हूं? मैंने कहा था मैं इसको भी यूज करूंगा, तभी निकलवाया है ये, इसको मैं भी यूज करूंगा इसलिए निकलवाया है। तो मुझे बता, क्या मैं Q1 डैश बाय Q2 डैश को R1 बाय R2 नहीं लिख सकता क्या? सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कौन रोकेगा आपको? सही बात है, हमें कौन रोकेगा। तो Q1 डैश बाय Q2 डैश की जगह पर मैंने R1 बाय R2 लिख लिया, सही है। इनटू में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर R2 का स्क्वायर बटा में R1 का स्क्वायर। क्या बात है सर, R1 से R1 गया एक, और R2 से एक R2 गया, ये जो बचा वो क्या है, अगले लाइन में लिखते हैं R2 बाय R1। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या मतलब है इसका? ये क्या कह रहा है अब, ये क्या कह रहा है अब? ये कह रहा है कि सिग्मा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है।
सर अभी आप कह रहे थे कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, अब आप कह रहे हो कि चार्ज डेंसिटी जो है वो इनवर्सली होती है। हां ऐसा ही है, मैं क्या करूं, ऐसा ही है। सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। देखना यहां 1 आया हुआ है, हां आया हुआ है, और देख यहां 1 आया हुआ है, और देख यहां 2 आया हुआ है, और यहां 2 आया हुआ है। ये उल्टे नहीं है क्या, ये इनवर्स नहीं है क्या, इनवर्स है ये इनवर्स है जी। समझो कहानी, समझ, फील समझ। फील ये है कि सिग्मा जो है ना, यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो चार्ज होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझो, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज डेंसिटी है। दिस मींस, मैं लिख देता हूं यहां पर हैशटैग लगा के, इसका मीनिंग क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर वेयर रेडियस इज लेस। रेडियस इज लेस, और रेडियस लेस होने का मतलब होता है जहां गोलाई छोटी हो, जहां गोलाई कम हो, जहां शार्पनेस ज्यादा हो। यानी रेडियस लेस का मतलब है जहां पर शार्प एजेस दिखें आपको। जहां शार्प एजेस होते हैं वहां रेडियस छोटी होती है, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। माने चार्ज इकट्ठा ज्यादा होगा, एकजुट ज्यादा होगा। कहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पे, जहां पे रेडियस कम होगा। रेडियस के साथ रिश्ता उल्टा है बेटा, यह बात दूसरी थी। मैं समझ रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं समझ रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे होगे। सर अभी आप कह रहे थे कि चार्ज प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, मतलब जितनी बड़ी रेडियस होगी वो उतना चार्ज संभाल लेगा। हां, चार्ज संभालना एक अलग बात है, चार्ज संभालना एक अलग बात है, और चार्ज का इकट्ठा होना एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर, यह एक अलग बात है। चार्ज और चार्ज की डेंसिटी में कोई तो अंतर होगा या नहीं है? चार्ज और चार्ज की डेंसिटी में कोई तो अंतर होगा भाई, समझ रहे हो ना? चार्ज की डेंसिटी का मतलब कम जगह पर ज्यादा चार्ज, तो कम जगह पर ज्यादा चार्ज, कम जगह पर ज्यादा चार्ज कहां होगा? जहां पर शार्प एजेस होते हैं, वहां पर चार्ज ज्यादा आता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर वेयर रेडियस इज लेस, यानी शार्प एजेस जहां पर भी होंगे वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना? और surface charge density is less where radius is more, मतलब ब्लंट एजेस जहां होंगे, जहां गोलाई ज्यादा बड़ी होगी, कर्वेचर जहां ज्यादा बड़ा होगा, ब्लंट एजेस। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, टेंशन ना लो, पर अभी के लिए मैथ को हजम करो। ये जो मैथमेटिक्स से सब कुछ निकल के आया वो हजम करो पहले आप, ठीक है ना? देखो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना मैंने डिस्कस करे हैं अभी डेरिवेशन के दौरान ही। पहला, जितना बड़ा स्फेयर होगा उतना चार्ज अपने ऊपर समेट लेगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया ना? जितना बड़ा रेडियस होगा उतना चार्ज अपने ऊपर समटा होगा, उसका उतना चार्ज अपने ऊपर संभाल लेगा। बढ़िया। दूसरी चीज यहां पर यह थी कि डेंसिटी कहां ज्यादा होगी चार्ज की, चार्ज इकट्ठा कहां ज्यादा होगा, एकजुट कहां ज्यादा होगा, डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, एकत्र कहां ज्यादा होगा? जहां पर रेडियस छोटी होगी। एग्जाम्पल देते हैं अब इसका, तब मजा आएगा। ऐसे नहीं, एग्जाम्पल देते हैं इसका। मान लो कोई ऐसा सरफेस है ना? मान लो कोई ऐसा सरफेस है, ठीक? इसको थोड़ा गोल कर देते हैं, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको जितने भी एजेस दिख रहे हैं, कोने दिख रहे हैं, वहां पे सबसे शार्प कोना कौन सा है? सबसे शार्प कोना जो चुभेगा तुम्हें, चुभा दूं तो चुभ जाएगा, घुस जाएगा अंदर, वो कौन सा है? वो ये है। तो यहां पर जरा देखना मैं चार्ज कैसे दिखाऊंगा। यहां पे चार्ज ऐसा होगा, कुछ समझे बात को? अच्छा, इससे कम शार्प कौन सा है? एज ढूंढो, एज मतलब होता है कोने। इस सरफेस का ऐसा कोना ढूंढो जो इससे थोड़ा कम शार्प है। तो ये वाला थोड़ा कम शार्प है, तो यहां पर इतनी ही डेंसिटी दिखाऊंगा क्या? नहीं, थोड़ी कम दिखानी पड़ेगी,
थोड़ी सी कम, बस बस। इससे कोई कम शार्प, इससे भी कोई कम शार्प है क्या? हां, ये वाला गोल जो है ना, तो इस पर भी मुझे दिखाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा कम, है ना। इससे भी कोई कम शार्प है, हां ये वाला, तो इस पर भी मुझे थोड़ा चार्ज ऐसे गैप पे, जैसे ये तो मैंने पास पास बनाया, थोड़ा गैप पे दिखाना, थोड़ा सा गैप पे ऐसे। और फिर ये भी एक कोना ही है जो अंदर को धसा हुआ है ना, तो यहां पर भी बस बहुत है, ठीक है। और सरफेस तो पूरे पे चार्ज होता है, तो हां जी आपको बाकी जगह भी चार्ज दिखाना है, लेकिन इतना कैड़ा नहीं दिखाना, नॉर्मल दिखाओ, नॉर्मल दिखाओ। यहां दिखा दिया, 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 यहां दिखा। क्या कुछ समझ में आ रही है कहानी? क्या कहानी कुछ समझ में आ रही है? कहानी सारी ये है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस मींस दैट रेडियस जहां कम होगी वहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, और रेडियस कम होने का मतलब होता है जहां पर गोलाई बहुत छोटी है। अब देखना, देखना इस वाले, इस शार्प एज की गोलाई कैसी होगी, अरे बहुत ही छोटा, देखना ये है मान ले गोल, तो इसका रेडियस कहां है? इसका रेडियस यहां होगा, तो ये कुछ रेडियस है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा कर्व्ड बना दूं तो, है ना, तो इसका रेडियस थोड़ा सा और कम आ जाएगा, समझ रहे हो, है ना। और ऐसा बना दूं तो ये यहीं से ही घूम गया, देख इसका कर्वेचर इतना सही हो गया, तो ये और छोटा रेडियस आ जाएगा। और ये ऐसे हो गया तो, ये ऐसे हो गया तो समझ रहा ना, इतना छोटा सा ही गोला बन रहा है, रेडियस छोटा होता जा रहा है। गोला देख, गोला चक्कर यहां भी देख सकता है, देख मान ले शार्प एज है तो गोला कैसा होगा, गोला यहीं घूम गया, ये भी शार्प एज है, गोला कैसा है, गोला ये रहा, रेडियस कहां होगा इसका, यहां कहीं रेडियस होगा, है ना। ये गोला ऐसा थोड़ा बड़ा गोला है, थोड़ा बड़ा गोला है ना, थोड़ा बड़ा गोला है तो इसका गोला ऐसा बड़ा होगा, यहां कहीं रेडियस होगा इसका, है ना। इसको देख, इसका गोला कैसा होगा, इसका गोला यहां होगा, छोटा रेडियस है। इसका गोला कैसा होगा, इसका गोला तो यूं ही घूम गया, ये भी यूं ही घूम गया, है ना, तो इसका रेडियस कैसा होगा, छोटा होगा। क्या बात समझ, क्या कुछ फील समझ में आ रही है आपको टॉपिक की? कुछ फील समझ में आ रही है टॉपिक की? मैं ट्राई कर रहा हूं कि फील करवा पाऊं आपको। जहां गोलाई कर्व्ड ज्यादा दिख रहा है आपको, गोला बड़ा बन रहा है, उसका कर्वेचर उसका बड़ा बन रहा है, अगर रेडियस बड़ा बन रहा है अगर, वहां पे चार्ज कम आता है। और जहां पे शार्प एजेस होंगे, कैड़े कोने होंगे जहां पे, है ना, एकदम से कोना आ गया जहां पर, वहां पर आपको चार्ज ज्यादा मिलता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ये बने रहने देता हूं, चलो, है ना, ये बने रहने देता हूं, ये गोला, तो ये रेडियस है, और यहां बिल्कुल ही छोटा गोला ऐसे ही घूम गया है, तो बहुत छोटी रेडियस है। रेडियस कम, सिग्मा ज्यादा, रेडियस ज्यादा, सिग्मा कम। मैं आपसे ये कह रहा था, कुछ बच्चे, क्या बोल रहा था मैं, माइंड से निकल गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइंड से निकल गया, कोई नहीं, फिर आएगा बता देंगे, फिर आएगा बता देंगे, कोई नहीं, ठीक है। आओ सवाल पे चलते हैं, कुछ याद आएगा तो बता दूंगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बोलने वाला था मैं कुछ, तो कोई नहीं। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। आगे सवाल, एक R1 कंडक्टर है, एक R2 कंडक्टर है, वायर से जोड़ दिया। कह रहा है द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेयर क्या होगा भाई, सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 क्या होगा, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या होगा। 30 सेकंड का पोल, 30 सेकंड का पोल, जल्दी जल्दी से। तो बहुत ही आसान सवाल था बेटा। सिग्मा आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता ही है हमेशा, है ना। तो यहां सिग्मा 1 अगर यहां आया हुआ तो R1 नीचे आएगा, सिग्मा 2 यहां आया हुआ तो R2 ऊपर आएगा। R2 बटा R1 इज द आंसर, यानी बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। देखते हैं आपने क्या किया भाई, चलिए सही है, बात समझ में आ गई है।
बात समझ में आ गई? एक बार नाम पढ़ लो फटाफट, है ना, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ टू मेटालिक स्फेयर्स ए एंड बी आर R1 और R2 रिस्पेक्टिवली। R2 बड़ा है R1 से, दे आर कनेक्टेड बाय थिन वायर एंड द सिस्टम इज गिवन अ सर्टेन चार्ज, द चार्ज विल बी ग्रेटर। ये R1 है, ये R2 है, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, ठीक। तो आपको बताना है ग्रेटर चार्ज कहां पर आएगा, चार्ज विल बी ग्रेटर कहां होगा, ज्यादा चार्ज कहां पर आएगा, आपको बताना है। डेंसिटी नहीं, चार्ज बताना है। फटाफट, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट। बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं कि चार्ज तो प्रोपोर्शनल ही होता है रेडियस के, जब रेडियस बढ़ी तो चार्ज बढ़ा। रेडियस किसकी बढ़ी है, R2 की, तो B वाले पर चार्ज ज्यादा आएगा, A वाले पर चार्ज कम आएगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर B चार्ज ज्यादा होगा, बड़ा जितना रेडियस होगा अपने ऊपर ज्यादा चार्ज समेट सकता है। ठीक बात है, A ऑप्शन सही है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है। Two metallic spheres of radii 1 centimeter and 2 centimeter are given charges 10 की पावर -2 कूलम और 5 into 10 की पावर -2 कूलम respectively. If they are connected by a conducting wire, final charge on the smaller sphere क्या होगा? बेटा देख, दो चार्ज, दो स्फेयर दे रखे, दोनों का रेडियस भी दे रखा है, इसका मान लो R1, इसका मान लो R2। इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, कह रहा बाद में जोड़ दिए, जोड़ दिए तो इस पर चार्ज Q2 डैश हो जाएगा, आपको यह फाइंड करना है। बस सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ ये लगाने का, मैंने कहा ही आपसे सीधा ही फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछता इसकी। Q2 डैश क्या बनेगा बेटा, Q नेट, और रेडियस इसी की रखनी है। Q2 लिया है ना, Q2 निकालना चाह रहे हो, जो चार्ज जिसका निकालना चाह रहे हो उसी की रेडियस आपने यहां पे रखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो R2 और डिवाइड बाय R1 प्लस R2। बस ये करना है आपने। करिए सॉल्व इसको फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से करिए सॉल्व। क्या है, क्या है सिस्टम, नेट चार्ज रखना है तो 10 की पावर -2 और 5 इंटू 10 की पावर -2 है, आओ दोनों को रखते हैं। चलो नेट चार्ज बना लो, नेट चार्ज कितना बनेगा, 10 की पावर -2 और प्लस में 5 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया आपका नेट चार्ज। रेडियस दूसरे वाले का कितना है, स्मॉलर वाला पूछा है ना, फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फेयर। स्मॉलर स्फेयर मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर रख लिया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रख लो। बच्चा कहता नहीं जी मैं इसको पहले कन्वर्ट करूंगा मीटर में, अरे बेटा फिर नीचे वाला भी तो सेंटीमीटर ही है, वो कट जाएगा ना, अच्छा रहेगा। क्यों घपलेबाजी कर रहा है, क्यों लंबा खींचना कार्यक्रम को है, क्यों लंबा खींचना कार्यक्रम को। R1 इज 1 सेंटीमीटर और R2 इज 2 सेंटीमीटर। ये देख सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए सारे, है ना, इतना यूनिट आपको आना चाहिए भाई, इतना यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 10 की पावर -2 कॉमन ले लो, ले ली सर। ब्रैकेट में क्या बचा, ये तो 1 था, 1 तो सही है, 5 और 1 6, यहां पे 6 आ गया, और डिवाइड बाय 1 और 2 मिलके 3 आ गया, 3 कटेगा 2 पे, 2 इंटू 10 की पावर -2, तो Q2 डैश कितना आ गया बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलम्ब। मैच हो रहा है क्या, 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलम्ब, समझ गए, सीधा फॉर्मूला लगाना था ये वाला, ठीक है। बाकी मैथ्स है सारी, बाकी मैथ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो अभी पूरा पढ़ाया किस्सा, डिराइव करवाया किस्सा, वही लिखा हुआ पीछे। कह रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, है ना, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई भी शार्प एज अगर होगा, है ना, तो वहां पर चार्ज हमेशा ज्यादा इकट्ठा होगा, और अगर कोई ब्लंट एज होगा तो वहां पे कम से कम चार्ज आएगा, कम से कम चार्ज आएगा, कम से कम चार्ज आएगा, है ना। जहां पे शार्प एज होता है वहां चार्ज ज्यादा आता है। मोटी बात, नो बकवास। हाँ याद आ गया, याद आ गया। बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो पेपर बिट्स उठाने वाला, तो
स्केल से करते हैं, जो ज्योमेट्री में वो स्केल नहीं होता प्लास्टिक का, उसको ऐसे बालों में रगड़ते हैं, उससे उठाते हैं। आप एक काम करना, आप कभी भी कंघी से करना, इस काम को कंघी से करोगे ना अगर, तो ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉम्ब होती है ना, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रशेस कॉम्ब के, ये जो भी होता है, कांटे कांटे जो होते हैं कॉम्ब के, इस पर चार्ज ज्यादा आकर के इकट्ठा होता है जब आप इसको रगड़ते हो अपने बालों में, तो बहुत डेंसिटी इकट्ठी होती है, बहुत डेंसिटी, बहुत डेंसिटी। और स्केल पर ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप स्केल यूज कर रहे हो ना, वो बिट्स, पेपर बिट्स उठाने के लिए, कागज के टुकड़े उठाने के लिए, अगर आप कॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हो, कंघी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये शार्प एजेस ज्यादा है, तो यहां चार्ज ज्यादा इकट्ठा होता है, बढ़िया से उठते हैं वो। तो कंघी से उठाओगे अच्छे से उठेंगे, स्केल से उठाओगे तो पता क्या होगा, बस यहां यहां आके चिपक जाए, क्योंकि एजेस पे ही चार्ज आता है मोस्टली, है ना, जो डेंस चार्ज आता है। बाकी सब जगह भी चार्ज आएगा, लेकिन कम कम आएगा, तो वहां से आपके कागज नहीं उठ पाएंगे। कोनों से कागज उठते हैं, करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है ना, याद आ गया इससे। चलो इसका आंसर आप करिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय। आसान सवाल था बेटा। अगर कोई शार्प एजी पॉइंट है और दूसरा उसके मुकाबले फ्लैटिश है, जैसे ये फ्लैट है, तो फ्लैट पर तो बहुत ही कम डेंसिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जो शार्प है उस पर खूब चार्ज इकट्ठा होगा, है ना। तो हाई डेंसिटी होगी कहां पर, शार्प पर, और लेस होगी फ्लैट पोर्शन पर। फ्लैट पोर्शन की तो रेडियस इंफिनिटी होती है ना। तो ए आंसर इसका एकदम सही है। नाम पढ़ लो फटाफट, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी बताने वाला मोटा मोटा नहीं है। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया था, इंस्टा पर भी डाला था आपने, बहुत सारे बच्चों ने वहीं पे देख लिया था। फिर एक बार मैंने आपको इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था, है ना, वही वाला जिसमें मैंने अपना फोन जो है वो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर दिया था और मिला के देखा था तो मिला नहीं था, है ना, वही है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यह होता है कि अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है ना, छेद नहीं करेंगे, मान लो ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर आपने कोई कैविटी बना रखी है, इसको बोलते हैं कैविटी, छेद बनाना, कैविटी बनाना, इसको बोलते हैं कैविटी। तो इस कैविटी के अंदर आप कुछ भी रखोगे ना, वो हमेशा बचा रहेगा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर बाहर से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, अगर बाहर से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, तो इसके अंदर घुस ना पाएगी। क्यों नहीं घुस पाएगी, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि अंदर भी ऐसी ही फील्ड पैदा हो जाती है उल्टी दिशा में, है ना, याद आ गया ना। कंडक्टर ऐसी ही फील्ड उल्टी दिशा में पैदा कर देता है, तो कैविटी में आपने कुछ भी रखा हुआ है वो हमेशा बचा रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप कभी बिजली चमक रही हो, बिजली कड़क रही हो बहुत तेज, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, जाकर के अपनी कार के अंदर बैठ जाओ, कार के दरवाजे बंद कर लो, तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार भी एक तरीके से मेटेलिक होती है ना, तो वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करेगी। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपके ऊपर आके गिरना है तो वो नहीं गिर पाएगा, वो सरफेस पे ही रह जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर से दौड़ जाएगी, अंदर तक आपको परेशान नहीं करेगी। हां, अगर आप कभी किसी खंबे के नजदीक भाग गए, किसी पेड़ के नजदीक भाग गए, तो पेड़ पर तो वो गिरेगी गिरेगी और तुम पर भी गिर जाएगी। तो कभी भी बिजली गिरे, बिजली गिरने के आसार हो, जी हां, भारत में भी गिरती है बिजली भाई, बहुत सारी ऐसी जगह है हमारे देश में, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, नॉर्थ पहाड़ों का इलाका है, साउथ का इलाका है, कहीं पर भी बिजली गिर सकती है भाई। हम जब 9th क्लास के अंदर थे तो मैं एक जगह पर पढ़ने जाता था, हमारे पड़ोस में एक टीचर थे, वो पढ़ाते थे, मैं मैथ्स पढ़ता था बस उनसे, साइंस नहीं पढ़ता था, मैथ्स पढ़ता था 9th के अंदर। तो उनके बिल्कुल पड़ोस में एक बच्चा था, छोटा सा बिल्कुल, वो था 8th में, हम 9th में थे, वो 8th में था। तो वो भी कभी कभी आ जाता था पढ़ने के लिए, ऐसे ही 9th पढ़ लेता था, बैठ करके खेल कूद लेता था। वो सर जो थे वो 9, 10, 11, 12 पढ़ाते थे, तो हम जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो छोटू आ जाता था खेलने के लिए, हमारे साथ खेलने के लिए या बैठने के लिए, सर की बातें सुनने के लिए, बहुत बातें करता था। एक दिन खबर यह आई कि उसकी मृत्यु हो गई है, मर चुका है वो। कैसे मर चुका है जी, बिजली गिरी थी जाल पर, जो जाल नहीं लगा होता लोहे का, छतों पर जाल लगा होता लोहे का, तो वो बिजली उसके ऊपर बैठ गई थी, जैसी गिरी ना तो बैठ गई। अब वो पूरा चार्ज था, वो खेलने गया ऊपर छत पर,
बारिश वारिश में नहाने वहाने गया, तो जैसे ही गया पैर रखा जाल पर और वहीं चिपक गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट ही। तो बचना चाहिए, मतलब मैं तो ये कहूंगा। तो बहुत दुखद घटना थी हमारे लिए कि भाई हमारे साथ खेलने कूदने वाला वो छोटू, वो ऐसा हो गया उसके साथ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करती है, किससे? बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। पढ़ लो एक बार फटाफट से, उसके बाद छोड़ता हूं, अनुराग सर की क्लास है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करवा देना किसी रीजन को, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा, इतनी कोई मुश्किल अंग्रेजी नहीं है। इट हैपेंस ड्यू टू द फैक्ट दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो कंडक्टर। अगर कोई हॉलो कंडक्टर है ना, जैसे ये भी तो अंदर हॉलो ही है, कैविटी बन गई, अंदर हॉलो है ना, तो ये आपको क्या करके रखेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा। बाकी सब वही वाली कहानी लिखी हुई है। कंसिडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी। कैविटी का मतलब अंदर कोई छेद है, जगह बना रखी है आपने। विद नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी। कैविटी में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, पहले से कोई चार्ज ना हो। तो रिमार्केबल रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी इज जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो आएगी, आनी भी चाहिए। वट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी। कैसी भी शेप हो, कैसा भी साइज हो कैविटी का, मतलब जो अंदर छेद है उसके, कैसा भी कैविटी हो, उसमें जीरो ही होना है। वट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड्स इन विच इट माइट बी प्लेस्ड। कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, कैसा भी कंडक्टर का शेप हो, कैसा भी कैविटी का शेप हो, कितना भी चार्ज कंडक्टर हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। बहुत सुखद बात है ये। Whatever be the charge and field configuration outside any cavity in a conductor remains shielded। वो हमेशा बची रहती है, हमेशा shielded रहती है from outside electric influence। बाहर की इलेक्ट्रिक इंफ्लुएंस से हमेशा shielded रहती है, ऐसा लिखा हुआ है। फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। दिस नॉन, बार बार वही चीज लिखी हुई है, पढ़ लेना आराम से इसको, ठीक है जी। ड्यूरिंग लाइटनिंग, मैंने आपसे बोला था इट इज एडवाइजेबल टू स्टे इनसाइड अ कार देन अंडर अ ट्री। तो पेड़ के नीचे ना खड़े हो जाना भाई खंबे के पास ना खड़े हो जाना भाई, लोहे वाली चीजों से दूर रहना, है ना। बस अंदर घुस सकते हो गाड़ी के अंदर, इतना आप कर सकते हो उस टाइम पर, ठीक है ना। बिकॉज कार इज अ कंडक्टर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइटनिंग कैन एंटर इनसाइड इट। नहीं एंटर कर सकती। बहुत बढ़िया बेटा। अगला टॉपिक कैपेसिटर्स था, आज नहीं हो पाएगा, आई एम रियली सॉरी। मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को, ठीक है ना। तो ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। होमवर्क आपका यही है, होमवर्क आपका यही है कि जितना भी आज पढ़ाया है मोस्टली चीजें थ्योरेटिकल हैं, मोस्टली चीजें थ्योरेटिकल हैं। तो नोट्स आपके एकदम कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और जो मैंने आपको एक वो डेरिवेशन सी करवाई है, उसको एक आध बार लिख के देख लेना, बस वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आधी बार उसको लिख के देख लेना, आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट्स कहां से आए हैं, है ना। Q प्रोपोर्शनल R क्यों है और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R क्यों है, ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए कहां से आए हैं। कभी भी कोई भी आपसे निकलवा ले तो आप निकाल सको, ठीक है ना। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। और डीपीपी अब लगा सकते हो आप, पिछली वाली भी, ठीक है। पिछली वाली कोई डीपीपी के सवाल रहते हैं तो वो टॉपिक मैंने आज करवा दिए, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और आज भी अगर कोई डीपीपी आपको मिली है, मैंने देखा नहीं है डीपीपी है कि नहीं है, तो एक बार वो भी आप देख लेना लगा करके, ठीक है ना। डीपीपी कर लो, नोट्स कर लो, रिवीजन कर लेना। हाँ, और भाई सुनो मेरी बात, 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन नहीं 2 दिन की छुट्टी है, मतलब कल का दिन और परसों का दिन, क्योंकि वैसे सैटरडे भी होती, क्योंकि फ्राइडे मेरी क्लास थी वो कैंसिल हो गई। तो संडे मंडे 2 दिन आपके फ्री हैं। फ्री दिनों को वेस्ट मत जाने दिया करो, उन दिनों रिवीजन करने हैं आपने, ठीक है ना। तो कल संडे है, कल ये सोच करके कि छुट्टी का दिन है हमारा, मौज कर लेते हैं, तो बहुत ही घटिया सोच है ये। एकदम ऐसी सोच नहीं चलेगी भाई। 12वीं क्लास में और कुछ जीवन में करना है तो ये सोच छोड़ दो कि छुट्टी है तो जी हम जंगल से छूट गए आज, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ना तुम किसी पिंजरे में हो, ना तुम जंगल में हो, ना तुम किसी चिड़ियाघर में हो, ठीक है, कि तुम जंगल से छूट गए या पिंजरे से छूट गए। छुट्टी उसको चाहिए होती है जो कहीं से छूटता है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो किसी चीज को, पढ़ाई अगर आप एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करके पढ़ रहे हो, तो फिर उससे छूटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो छुट्टी जैसी चीजें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है जी। तो रिवीजन करिएगा, 2 दिन का टाइम है आपके पास, है ना। और बाकी आखिरी साल है भाई, तो जान तो लगा देनी है आपने। चैट में ऑन कर देता हूं, वैसे टाइम बहुत नहीं बचा है, अनुराग सर की क्लास है आज के लिए, केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अबे क्या करेगा रैंकिंग देख करके, 4 तो सवाल नहीं दिए हैं। टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।